रशिया के पास ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स मौजूद हैं जिनके जरिए वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। जहां अभी रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका है, वहीं दूसरी साइड से नेटो अलाइज ने इसके गिर्द घेरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को कौन सी चीज सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी अमेरिका के पास है, वो रशिया के पास अनकरीब वापस आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? रशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन में ऐसी क्या चेंजेस आने वाली हैं जो इसको एक बार फिर से सुपर पावर बना देंगी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये सब बातें। नाज़रीन, ये तो हम सब जानते हैं कि एरिया के लिहाज से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि रशिया के वेस्ट में जब सनराइज का टाइम होता है तो उसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात के खाने का वक्त हो रहा होता है। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 5 इंडिया या 8 सऊदी अरेबिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे बड़े ममालिक फिट आ सकते हैं। रशिया ना सिर्फ एरिया में बड़ा है बल्कि इसकी ज़मीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। नेचुरल गैस रिजर्व में रशिया का पहला नंबर है, जबकि ऑयल रिजर्व में रशिया 8वें नंबर पर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं जो पूरी तरह से रशिया की गैस पर इन्हिसार करते हैं। अगर एवरेज निकाली जाए तो यूरोप में 40% गैस रशिया से ही जाती है। सबसे बड़ी और नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल ज़मीन होने के साथ साथ रशिया गंदम का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन रशिया में ही होती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ रशिया की जियोग्राफी का बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को मज़ीद ताकतवर होने से मुसलसल रोक रहा है, और वो मसला है रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा शदीद सर्दी की वजह से बिल्कुल बेकार पड़ा है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है, जहां पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्रीज होता है। दुनिया का ठंडा तरीन शहर भी रशिया के इसी हिस्से में पाया जाता है, जहां हैरान कुन तौर पर सर्दियों में टेम्परेचर -71 डिग्रीज तक पहुंच जाता है, और इस शहर का नाम है ओयम्याकोन। क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा शदीद मौसम की वजह से दो चार है, इसी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है, और दूसरा रशिया की टोटल आबादी का 75% हिस्सा रशिया के इसी 20% हिस्से में रहता है जहां मौसम ठीक होता है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक नाकाम है। ना सिर्फ रशिया की ज़मीन बल्कि इसकी कोस्ट लाइन अमेरिका की कोस्ट लाइन से काफ़ी बड़ी है। रशिया की कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर पर फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया कई मसाइल का शिकार है। असल में ये आर्कटिक ओशन है जो पूरा साल ही बर्फ बना होता है, यानी ये रशिया के किसी काम का नहीं है। अब जाहिर है जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समंदर होगा वो उतनी ज़्यादा ममालिक के साथ ट्रेड कर सकेगा, और ज़्यादा ट्रेड का मतलब है कि वो मुल्क उतना ही पावरफुल बन सकेगा। आखिरकार समंदर ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट इंतहाई कम कीमत में पहुंचाई जा सकती हैं। बर्फ की वजह से यहाँ कार्गो शिप का चलना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि ये खतरनाक भी हो सकता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद रशिया की सारी ट्रेड सिर्फ 3 पोर्ट्स से होती है। इनमें से एक रशिया के ईस्ट में व्लादिवोस्टोक पोर्ट है, जहां पानी कई महीनों तक बर्फ बना होता है, लेकिन गर्मियों में जब यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो रशिया के कार्गो जहाज़ों को जापान के समंदर में से गुजरना पड़ता है, और जापान नेटो का मजबूत एलाइज है। नेटो कई मुल्कों के दरमियान एक ऐसा इत्तेहाद है जो रशिया से बचने के लिए ही बनाया गया था। दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है, और यहाँ भी वही मसला है। साल में कई महीनों तक यहाँ बर्फ होती है, और सीजन में कार्गो जहाज़ों को इन सब ममालिक के सामने से गुजरना पड़ता है, जो सब या तो अमेरिका और नेटो के इत्तेहादी हैं या अलाइज पार्टीज। तीसरे नंबर पर आता है नोवोरोसिस्क पोर्ट, जो रशिया के साउथ में ब्लैक सी पर मौजूद है। यहाँ बर्फ का तो इतना बड़ा मसला नहीं, मगर बहरी जहाज़ों को टर्की के पास से बहुत तंग जगह से होकर गुजरना पड़ता है, यानी यहाँ भी रशिया खुलकर ट्रेड नहीं कर सकता। अगरचे टर्की और रशिया के ताल्लुकात अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन टर्की है तो नेटो का ही मेंबर। कुल मिलाकर बात यह है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया को इन पोर्ट पर पहले तो ठीक मौसम का इंतजार करना पड़ता है, और फिर अपने दुश्मन नेटो के अलाइज के दरमियान में से गुजरना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया जीडीपी रैंकिंग में 11वें नंबर पर है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो किसी भी कंट्री में मौजूद तमाम लोगों की कंबाइंड इनकम को जीडीपी कहा जाता है।
GDP رینکنگ سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی بھی کنٹری کتنی زیادہ کامیاب ہے، لیکن یہ کسی بھی کنٹری کی پاور جاننے کا واحد طریقہ نہیں ہے۔ GDP سے ہٹ کر اگر ملٹری کی بات کی جائے تو رشیا کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں، امریکہ سے بھی زیادہ، اور امریکہ کے بعد رشیا کی آرمی ہی دوسری پاورفل آرمی مانی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی اگر رشیا نمبر 1 پر نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے سرد موسم کی وجہ سے۔ یہ سرد موسم ہی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی آج تک رشیا پر قبضہ نہیں کر پایا۔ نپولین نے 6 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کے ساتھ رشیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سرد موسم کی وجہ سے اس کی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 6 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ فوجی ہی بچنے میں کامیاب ہوئے۔ ورلڈ وار 2 میں تو ہٹلر نے 38 لاکھ فوجیوں کے ساتھ رشیا پر حملہ کیا تھا، لیکن قبضہ کرنا تو دور کی بات، 10 لاکھ سے زیادہ فوجی بھی جرمن مارے گئے اور باقی بچنے والوں کو رشین آرمی نے قیدی بنا لیا۔ ہٹلر کو اپنی اس ہار کا اتنا صدمہ پہنچا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ ابھی تک آپ سب لوگ بھی جو چیز نوٹ کر رہے ہیں وہ ہے رشیا کا سرد موسم، یعنی اگر سرد موسم نہ ہو تو وہ نارتھ پر موجود سمندر کے ذریعے ٹریڈ کر کے اور زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کے کئی علاقے گولڈ، یورینیم اور ڈائمنڈ جیسی قیمتی منرل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن سرد موسم کی وجہ سے ان کی مائننگ کرنا ناممکن ہے۔ اگر یہ سرد موسم نہ ہو تو ان تمام منرلز کو مائن کر کے رشیا ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے ویٹ۔ رشیا اگر اپنی 20% زمین کو استعمال کر کے دنیا کا سب سے بڑا ویٹ ایکسپورٹر بن سکتا ہے تو سوچو اگر وہ اپنی 100% زمین کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایک طریقہ ایسا ہے جس کی وجہ سے رشیا سرد موسم سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اور وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ممکن ہے کہ رشیا آنے والے سالوں میں سپر پاور بن جائے۔ اگر مسلسل ٹمپریچر بڑھتا رہا تو آرکٹک اوشن کی برف پگھل جائے گی، جس کا فائدہ ہوگا رشیا کو۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ رشیا کو ایک اور فائدہ بھی ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو برف پگھل رہی ہے اس سے آہستہ آہستہ سمندر کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی جب سمندر کا پانی بڑھے گا تو سب سے پہلے وہ ساحل پر بنی سٹیز کو تباہ کر دے گا۔ امریکہ جس کی تمام بڑی سٹیز ساحل پر بنی ہیں، ان کو آنے والے وقت میں کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے برعکس رشیا جس کی صرف 3 سٹیز ساحل پر ہیں اور باقی تمام بڑی سٹیز سمندر سے کم از کم 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اس چیز کا بھی رشیا کو آنے والے وقت میں فائدہ ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایگریکلچر سے لے کر نیچرل ریسورسز تک اور قیمتی منرلز کی مائننگ سے لے کر رشیا میں پاپولیشن گروتھ تک، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تمام سیکٹرز میں رشیا کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے، اور اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آنے والے 50 سالوں میں رشیا ایک بار پھر سے سپر پاور بن کر ابھرے گا۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلومات کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔